स्टूडेंट वेलकम टू द एस एकेडमी नासिक। और आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं मोशन इन द प्लेन, यानी कि जो हमारा थर्ड चैप्टर से मोशन इन प्लेन। प्लेन भी बोल सकते हैं या फिर मोशन इन द स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हैं, लाइक दैट्स ओके। तो मोशन, सबसे पहले हम मोशन की डेफिनेशन देख लेंगे कि मोशन क्या होता है। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोशंस। क्या बोल सकते हैं आप मोशंस कि जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये पेन है, अगर मैं इसको अगर फेंक दूं तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से वहां पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से वहां पर शिफ्ट हुआ, यानी कि क्या हुआ, उसकी जो सराउंडिंग कंडीशंस है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस क्या हो गई, चेंज हो गई। तो इसे हम बोल देंगे मोशंस। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, इसका मतलब ये है कि उसकी सराउंडिंग कंडीशंस क्या हो रही है, कंटिन्यूसली चेंज हो रही है एज पर अकॉर्डिंग टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि मैं यहां से देख रहा हूं तो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वो मोशन में है। ओके, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी हम स्टडी करेंगे कि क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन सबसे पहले मोशन से सबसे पहले हम यहाँ पर पोजीशंस वेक्टर भी देख लेते हैं कि पोजीशंस वेक्टर्स क्या होते हैं। ओके, कोई ऑब्जेक्ट है, चलो आईफिल टावर ले लेते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है आईफिल टावर। ओके, ये आईफिल टावर ए पर्सन है, यहां से ऑब्जर्व कर रहा है। ओके, ए पर्सन यहां से नियर अबाउट 3 मीटर डिस्टेंस पे है। ओके, एग्जैक्टली पीछे भी एक बी पर्सन है। ओके, बी पर्सन 4 मीटर से डिस्टेंस पे है और वहां से वो ऑब्जर्व कर रहा है। ओके, और उसके अपोजिट में एक सी पर्सन भी है। ओके, सी पर्सन अभी 5 मीटर अवे से ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। ओके, तो ए पर्सन, बी पर्सन और सी पर्सन। ओके, तो यहां पर हम डायरेक्शन भी बता देंगे। ओके, सपोज दिस इज द नॉर्थ, तो ये हो जाएगी साउथ। ओके, नॉर्थ और साउथ, तो ये हो जाएंगे ईस्ट और ये हो जाएंगे वेस्ट। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस डायरेक्शंस। तो देखो ए पर्सन क्या कहेगा, तो ए पर्सन बोलने वाला है कि आईफिल टावर आर प्लेस 3 मीटर अवे फ्रॉम मी। 3 मीटर मेरे से आईफिल टावर दूर है, लेकिन इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट। ओके, तो भाई ए पर्सन बोल देगा 3 मीटर अवे है इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट। ओके, उसी तरह से अगर बी पर्सन को आप पूछोगे कि आईफिल टावर कहां पर है, तो बी पर्सन बोल देगा द आईफिल टावर इज द 4 मीटर अवे इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ। तो बी पर्सन क्या बोल देगा, 4 मीटर अवे इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ। ओके, उसी तरह से अगर सी पर्सन को आप पूछेंगे तो सी पर्सन भी बोल देगा द आईफिल टावर इज 5 मीटर अवे बट इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। ओके, तो देखो हर एक पर्सन अपनी अपनी तरह से करेक्ट है, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। ये जो बता रहा है ए बी और सी, तीनों पर्सन करेक्टली बता रहे हैं और मैग्नीट्यूड भी उनका बराबर है कि 3 मीटर है, यहाँ पर 4 मीटर, यानी कि मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। लेकिन क्यों चेंज हुआ, क्योंकि पोजीशन चेंज हुई। किसकी पोजीशन चेंज हो गई, तो ऑब्जर्वर की पोजीशन यहाँ पर चेंज होती है। तो आपको ये देखना है कि जब भी ऑब्जर्वर की पोजीशन चेंज होती है तो हो सकता है उसमें मैग्नीट्यूड में चेंज आ जाए। ओके, उसके बाद में आप दूसरा एनालिसिस ये कर सकते हो, अगर ऑब्जर्वर की पोजीशन चेंज होने से डायरेक्शन भी चेंज हो गई। ओके, तो देखो पोजीशन जो है वो वेक्टर की तरह से काम कर रहा है, यानी कि पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर पोजीशन चेंज हो गई तो क्या क्या चेंज होता है, तो मैग्नीट्यूड चेंज होता है। यहाँ पर 3 मीटर है, 4 मीटर है, यहाँ पर 5 मीटर है, तो मैग्नीट्यूड आर कंटिन्यूअसली चेंजिंग बाय ए टू बी, बी टू सी, लाइक दैट्स। ओके, बाद में डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, क्योंकि ए जो है वो बोल रहा है कि आईफिल टावर वेस्ट में है, बी बोल रहा है कि साउथ में है और सी बोल रहा है कि ईस्ट में है। तो इस तरह से डायरेक्शन में हमारा क्या हो जाएगा, चेंज। तो देखो ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन को मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो हमारे फिजिक्स में ऐसे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिससे मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, तो ऑब्वियसली आंसर वो आ जाएगा वेक्टर। तो हम बोल देंगे पोजीशन क्या है, तो पोजीशन भाई वेक्टर है। क्यों, क्योंकि पोजीशंस की जो फीचर है वो एग्जैक्टली एज लाइक एज द वेक्टर है। सो पोजीशन जो है वो एक वेक्टर है, तो इसीलिए हम बोल देंगे यहाँ पर पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर आपको समझना है, तो पोजीशन वेक्टर को मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, और जिस पोजीशन से आप किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो, ऑब्जर्वर की पोजीशन यहाँ पर
इंपॉर्टेंस होने वाली है, ये आपको कंप्यूट करना है। ओके, तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर। उसके बाद में रेस्ट एंड मोशन। ओके, तो रेस्ट कंडीशन क्या होती है और मोशन कंडीशन क्या होती है। ओके, रेस्ट कंडीशन और मोशन कंडीशन क्या होती है। तो देखो, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट स्टेट में है या फिर कोई ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ मोशन में है, तो सबसे पहले रेस्ट क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट की जो सराउंडिंग कंडीशंस है, जैसे भी टाइम तो किसी के लिए रुकने वाला नहीं, टाइम तो कंटिन्यूअसली आर रनिंग। व्हेन द टाइम इज पासिंग, द सराउंडिंग कंडीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग कंडीशन ऑफ बॉडी इज नॉट गोइंग टू बी चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। विथ रिस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो उसे हम बोल देंगे रेस्ट कंडीशन। यानी कि देखो, यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर अभी रेस्ट कंडीशन पे है, क्योंकि टाइम तो कंटिन्यूसली चल रहा है, लेकिन इसकी सराउंडिंग कंडीशन अभी चेंज नहीं हो रही है। एक मैग्नीट्यूड भी इसका इतना ही है, डायरेक्शन भी इतना ही है, और कब से यहाँ पर ही। ओके, तो ऑब्जेक्ट इज इन द रेस्ट कंडीशंस। लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैं यहाँ पर ऑब्जर्वर हूँ, तो मैं यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ, तो मुझे ये रेस्ट कंडीशन में दिख रहा है। लेकिन आप अज्यूम करो कि कोई मून से अगर हमें देख रहा है, ऑब्जर्वर अगर मैं मून पे चला जाऊं और मून से अगर इस पेन को यहां पर देखूं, तो अर्थ तो रोटेट हो रही है। ओके, सो दिस पेन ऑन द अर्थ इज कंटिन्यूअसली रोटेटिंग, मींस दे आर चेंजिंग देयर लोकेशंस। ओके, थ्रू आउट द 24 टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, 24 आवर्स हो जाएंगे, दिन खत्म हो जाएंगे, साल खत्म हो जाएंगे, तो ये पेन अपनी जगह एक जगह पर नहीं होगा, यानी कि रेस्ट कंडीशन पे नहीं होगा। तो ऑब्जर्वर मैं अगर यहाँ अर्थ पे हूँ, इसे देख रहा हूँ, तो मुझे ये रेस्ट कंडीशन में नजर आ रहा है, तो ये भाई मैं करेक्ट हूँ। लेकिन ऑब्जर्वर मुझे अगर आप शिफ्ट कर दो मून पे, तो मून से अगर मैं इस पेन को देखूं जो कि अर्थ पे है, तो ये मुझे मोशन में दिखाई देगा। ओके, यानी कि उसके सराउंडिंग कंडीशन, उसका लोकेशन चेंज हो रहा है व्हेन द टाइम इज पासिंग ऑन। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस जो वर्ड्स यहाँ पर आ रहा है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स होता है स्टूडेंट। तो इसलिए हम बोलते हैं कि रेस्ट कंडीशन है या फिर मोशन कंडीशन है ऑब्जेक्ट की, तो इसे पता लगाना है, तो आपको सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट करना होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, और एक एग्जांपल देता हूं फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्टडी करने के लिए। ओके, मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे हूं। ओके, गाड़ी पकड़ने के लिए मैं रेलवे और प्लेटफॉर्म पे चला गया। ओके, तो रेलवे प्लेटफॉर्म पे एक ट्री था। ओके, जिसके बगल में मैं वहां पर बैठा था। ओके, तो रेलवे प्लेटफॉर्म के जब मैं पहुंचा, तो वो ट्री मुझे रेस्ट कंडीशन में दिखा, मैं भी खड़ा था, वो भी खड़ा था, और मैंने 1 घंटा वहां पर वेट किया। मेरी ट्रेन 1 घंटा लेट हो गई, तो मैंने 1 घंटा उस ट्री को कंटिन्यूसली देखा। उसका सराउंडिंग कंडीशन कुछ चेंज नहीं हो रहा था, वो वहां पर ही है, सालों से ही वहां पर ही था। ओके, बाद में मेरी ट्रेन आ गई। ओके, अभी मेरी ट्रेन आ गई और मैं अभी ट्रेन में बैठ गया। ओके, नाउ आई एम शिफ्टिंग टू द ट्रेन। ओके, तो जब मैं ए कंडीशन में था, ट्री के बाजू में था, तो मुझे ट्री रेस्ट कंडीशन में दिखाई दे रही थी। जब मैं ट्रेन में बैठ गया और ट्रेन अभी चालू हो गई, तो ट्रेन जब मोशन में थी, तो तब मैंने जब विंडो से बाहर देखा, तो वही ट्री मुझे मोशन में दिखाई दे रहा था, यानी कि वो शिफ्ट हो रहा था, उसकी कंडीशन चेंज हो रही थी, सराउंडिंग कंडीशंस। तो क्यों, तो मैं तो रेस्ट कंडीशन में था, मुझे क्या लग रहा था कि मैं रेस्ट कंडीशन में हूँ। तो यहाँ बी पोजीशन से अगर मैंने देखा, तो वही ट्री मोशन में है। ओके, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस क्या है, अगर आप ए फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस से देखते हो, तो ट्री क्या है, रेस्ट कंडीशन में है। अगर आप बी फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस से देखते हो, तो ट्री क्या है, मोशन में है। तो कौन सा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन में है, ये कौन डिसाइड करेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस ऑफ द ऑब्जर्वर, यानी कि ऑब्जर्वर कहां से ऑब्जर्व कर रहा है, उस पर वो डिपेंड होता है। ओके, चलो और एक एग्जांपल लेते हैं। ये तो ट्री का हो गया। ओके, मैं और मेरा फ्रेंड इस तरह से ट्रेन में बैठे। ओके, ए और बी ऐसे 2 पर्सन है। ओके, एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और एक चलती हुई ट्रेन में बैठा है। तो जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है ए पर्सन, उसे बी पर्सन क्या दिखाई देगा कि मोशन में है, यानी कि जा रहा है, हम उसे बाय बाय कर देंगे। ओके, सी ऑफ कर देंगे। ओके, लेकिन जो मेरा फ्रेंड ट्रेन में बैठा है बी पर्सन,
वो बी पर्सन को क्या लगेगा कि वो तो रेस्ट कंडीशन में है, लेकिन ए पर्सन यानी कि मैं क्या हो रहा हूँ, मोशन में हूँ। ओके, मुझे क्या लग रहा है कि बी मोशन में है और ए क्या है, रेस्ट में है। अगर मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस एक ही तरह से देखूं, ऑब्जर्वर अगर मेरा ए कर दूं, तो ए क्या है, रेस्ट कंडीशन में है और बी क्या हो जाएगा, मोशन में हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस अगर मैं बी कर दूं, फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस अगर बी कर दूं, तो बी क्या हो जाएगा, रेस्ट कंडीशन में हो जाएगा और ए क्या हो जाएगा, मोशन में हो जाएगा। ओके, तो यही होता है कि रेस्ट और मोशन क्या है, रिलेटिव क्वांटिटी है, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, और उन दोनों को रिलेट करने के लिए थर्ड जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो जब भी आप डेफिनेशंस रेस्ट कंडीशन या फिर मोशन कंडीशन की आप बताओ, तो वो तो सिंपल वर्ड्स हो जाएगी कि सराउंडिंग कंडीशन अगर चेंज नहीं होती है एज द टाइम इज पासेस, बट विथ रिस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस ऑफ ऑब्जर्वर किस फ्रेम से देख रहा है, किस फ्रेम रेफरेंस ऑफ फ्रेम से वहां पर देख रहा है, उस पर डिपेंड होगा कि वो रेस्ट है या मोशन में है। ओके, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस ये वर्ड्स हमेशा डेफिनेशन ऑफ रेस्ट और डेफिनेशन ऑफ मोशन में आना ही चाहिए। ओके, इफ द सराउंडिंग कंडीशन इज चेंज विद द टाइम पासेस बट विथ रिस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस ऑफ ऑब्जर्वर, तो ये हो जाएगी हमारी मोशन की डेफिनेशन। तो यही जो मोशन और रेस्ट कंडीशन है, स्टेट ऑफ रेस्ट कंडीशन, स्टेट ऑफ मोशन कंडीशन, तो उसे हमें यहाँ पर इस चैप्टर में स्टडी करना है। तो ये बेसिक वीडियो में यहाँ पर बना रहा हूँ, पोजीशन वेक्टर समझ में आ गया, रेस्ट और मोशन समझ में आ गया, उससे पहले रेस्ट और मोशन में तो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस आपको समझना होगा, तो वो समझ में आ गया। ओके, कि हम ऑब्जर्वर कहाँ से है, ऑब्जर्वर कहाँ से देख रहा है, उस पर डिपेंड्स होगा कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर मोशन में है। बाद में आ जाता है कि टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन के कितने कितने टाइप्स हैं, मोशन क्या क्या हो सकता है। मोशन यानी कि क्या, कि ऑब्जेक्ट है वो अपनी सराउंडिंग कंडीशन चेंज हो रहा है, मूवमेंट कर रहा है इधर उधर लाइक दैट्स, और विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, यानी कि अगर मैं ऑब्जर्वर हूं तो मुझे लग रहा है कि ये पेन यहाँ से ऊपर नीचे राइट लेफ्ट मूव कर रहा है, तो ये मोशन में है लाइक दैट। लेकिन टाइप्स ऑफ मोशन कितने होते हैं, तो हमारे टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं, वन डायमेंशनल मोशन होता है, वन डायमेंशनल, बाद में टू डायमेंशनल भी होता है। अगर टू डायमेंशनल हो गया तो ऑब्वियसली थ्री डायमेंशनल भी यहाँ पर होने वाला है। ओके, सो टू डायमेंशनल, वन डायमेंशनल। तो वन डायमेंशनल मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। इसके जो अल्टरनेट नेम है वो आपको याद रखने होंगे, क्योंकि फिजिक्स में या रेक्टिलिनियर मोशन या फिर वन डायमेंशनल मोशन या कोई भी वर्ड्स यूज करके आपको एग्जाम में क्वेश्चंस वहां पर पूछ सकते हैं। और टू डायमेंशनल को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, टू डायमेंशनल को हम बोल देते हैं प्रोजेक्टाइल मोशंस। ओके, तो ये वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल क्या होता है तो वो देखेंगे। तो देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे कि 1D 2D और 3D हम जो देखते हैं, ओके, एक्स एक्सिस से है या फिर वाई एक्सिस से, जिसे एक्स एक्सिस बोल सकते हैं, इसे वाई एक्सिस बोल सकते हैं, और जेड एक्सिस कहां से आएगा, देखो जेड एक्सिस यहाँ पर, ये जो बोर्ड है ये टू डायमेंशनल बोर्ड है, इस टू डायमेंशनल बोर्ड पे मैं 3D डायग्राम ड्रॉ नहीं कर सकता, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, राइट एक्सिस। तो ये पेन जो है वो है जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ओके, अभी एक्स एक्सिस क्या है, पॉजिटिव, वाई एक्सिस क्या है, पॉजिटिव, और ये जेड एक्सिस आपकी तरफ आ रहा है, तो ये भी क्या है, पॉजिटिव। तो हर एक के पॉजिटिव भी मैग्नीट्यूड होते हैं, तो वैसे ही नेगेटिव भी मैग्नीट्यूड हो गए। तो एक्स एक्सिस को अगर आप यहाँ से एक्सटेंड कर दो तो ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस का नेगेटिव एक्सिस हो जाएगा। अगर वाई एक्सिस को आप यहाँ पर एक्सटेंड कर दो तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाई एक्सिस हो जाएगा। अगर आपकी तरफ ये जो पेन की डायरेक्शन से आ रहा है, ये है जेड एक्सिस, तो ये पॉजिटिव जेड एक्सिस है, तो बोर्ड के अंदर जाने वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव जेड एक्सिस। ओके, तो इस तरह से आपको समझना है कि एक्स, वाई और जेड ये 3 डायमेंशंस अवेलेबल है विद देयर पॉजिटिव मैग्नीट्यूड एज वेल एज द नेगेटिव मैग्नीट्यूड्स। ओके, तो देखो कोई ऑब्जेक्ट है जो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स डायमेंशन से मोशन में है, जैसे कि ये पेन लेता हूं, जैसे कि ये पेन की कैप है, एक कैप क्या हो रही है, मूवमेंट कर रही है, लेकिन कहां से, सामने सामने जा रही है लाइक दैट्स, या फिर रिवर्स आ रही है लाइक दैट्स। ओके, सो राइट टू लेफ्ट अगर मूवमेंट होता है यानी कि अलोंग द एक्स एक्सिस, या फिर अप टू डाउन अगर मूवमेंट होता है अलोंग द वाई एक्सिस, या फिर ऊपर नीचे यानी कि बोर्ड के ऊपर आ रहा है
आपकी तरफ बोर्ड के अंदर जा रहा है लाइक along the z axis, इनमें से कोई भी एक ही मूवमेंट वहां पर हो रहा है, या फिर x के अलॉन्ग हो रहा है या फिर y के अलॉन्ग हो रहा है, ऊपर नीचे या फिर ऊपर अंदर नीचे आपकी तरफ बोर्ड के अंदर, तो उसे हम बोल देंगे वन डायमेंशनल। व्हेन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट along any one coordinate, along the any one coordinate is the important words, कोई भी एक कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट ले लो, y कोऑर्डिनेट ले लो या फिर z कोऑर्डिनेट ले लो, along the one coordinate, that motion we call it as the rectilinear motion। इसका फॉर एग्जांपल अगर हमें देखना हो प्रैक्टिकल लाइफ में, तो प्रैक्टिकल लाइफ में फॉर एग्जांपल हम बोल देंगे कि कार रनिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड पे कोई कार है और वो रनिंग कंडीशंस में है, तो कार क्या होती है, कंटिन्यूसली रन कर रहे हैं, सामने सामने जा रहे हैं, सामने सामने जा रही है, तो अलोंग द एक्स एक्सिस जा रही है, या फिर आप बोल सकते हो अलोंग द y एक्सिस जा रही है, लाइक दैट्स ओके। हाँ, हो सकता है रिवर्स गियर डाल दो तो रिवर्स यानी कि मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन अलोंग द एक्स एक्सिस अलोंग द y एक्सिस लाइक दैट। सो कार रनिंग ऑन द स्ट्रेट रोड इज नथिंग बट द एग्जांपल ऑफ द वन डायमेंशनल ओके। बाद में बोल देंगे टू डायमेंशनल क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशंस टू डायमेंशनल ओके। तो टू डायमेंशनल में क्या हो जाएगा कि आपको आगे भी जाना है या फिर पीछे भी आ सकते हो, लेकिन आगे जाते जाते वक्त आपको स्ट्रेटली आगे नहीं जाना है, स्ट्रेट लाइन से आगे नहीं जाना है, आपको यहां से यहां तो जाना ही है, लेकिन कैसे जाना है, ऊपर से नीचे, या फिर y कोऑर्डिनेट क्या होता है, ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर मैक्सिमम y हो जाएगा और फिर से y कोऑर्डिनेट नीचे 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 y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। सो 0 ऑफ y से 0 होगा, x भी 0 से चालू होगा। तो देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, अभी यहाँ पर पहुंच गया, यानी कि अलोंग द x कोऑर्डिनेट उसने मोशन मूवमेंट कर दिया, लेकिन वो स्ट्रेटली फॉरवर्ड हुआ, यहाँ से यहाँ पहुंच गया कार की तरह, स्ट्रेट लाइन नहीं, तो कार अभी कैसे ऐसे टर्निंग रोड से मूव करके आएगी। या फिर आप इसका सिंपल एग्जांपल देते हो कि कोई गेंद है, कोई बॉल है ओके, उसे आप अगर इस लोकेशन से आप थ्रो करते हो, तो थ्रो करने के बाद वो यहाँ से यहाँ पर तो रीच हो गई, यानी कि मोशन हो गया ओके, तो लेकिन स्ट्रेट मोशन हो गया नहीं। अगर स्ट्रेट मोशन हो जाता तो वो हो जाता है एग्जांपल ऑफ द वन डायमेंशनल। अगर बॉल यहाँ से यहाँ अगर स्ट्रेट चली जाती इसी तरह, तो ये हो जाता वन डायमेंशनल। लेकिन बॉल कैसी गई, ऊपर 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 जाते जाते वो आगे भी बढ़ रही थी। देखो यहाँ इस पोजीशन पे वो अगर y की इस मैग्नीट्यूड पे, तो x का भी मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो y का भी मैग्नीट्यूड है और x का भी मैग्नीट्यूड है। यहाँ पर y का हाईएस्ट है तो x का भी हाईएस्ट हो जाएगा ओके। तो यहाँ पर फिर से y डिक्रीज होने लगा, y डिक्रीज होने लगा और x बढ़ते रहा लाइक दैट्स ओके। सो x कंटिन्यूअसली पॉजिटिव में रहा, y को हम पॉजिटिव मैक्सिमम पे हो गया और बाद में नेगेटिव यानी कि डिक्रीजिंग होते गया ओके। तो इस तरह से दो डायमेंशनल अलोंग द एनी टू कोऑर्डिनेट जो भी मोशन होता है उसे हम बोलते हैं टू डायमेंशनल प्रोजेक्टाइल मोशन ओके। तो ये समझ में आ गया। बाद में हम देखेंगे थ्री डायमेंशनल, तो थ्री डायमेंशनल मोशन क्या होता है। सो थ्री डायमेंशंस हो जाएंगे कि एग्जांपल दे देता हूं कि आपको x आगे पीछे तो जाना है स्ट्रेट लाइन, ऊपर भी जाना है y अलोंग द y कोऑर्डिनेट, और आपको s और y के साथ साथ आपको आगे पीछे भी होना है लाइक दैट। सो इसका बेस्ट एग्जांपल मैं दे देता हूं, जो कि हम कैट फ्लाई करते हैं, काइट ओके, मालूम होगी पतंग उड़ाते हैं ओके। सो पतंग कैसे उड़ाते हैं, तो पतंग उड़ाते हैं अगर आप समझ लो कि आप पतंग के बहुत करीब है, ऊपर जाकर बैठ गए पतंग के पास ओके, तो पतंग क्या करती है, पतंग देखो राइट को भी जाती है लेफ्ट को भी जाती है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट अलोंग द स्ट्रेट लाइन वो मूवमेंट कर रही है पतंग ओके। पतंग देखो ऊपर भी जाती है, पतंग देखो नीचे भी जाती है लाइक दैट्स। अलोंग द वाई कोऑर्डिनेट वो भी मूवमेंट कर रही है। पतंग आप जब खींचते हो तो पतंग क्या होगी, नियरर टू यानी कि अलोंग द जेड एक्सिस भी जाएगी। अगर आप ढील देते हो तो पतंग क्या होगी, नेगेटिव जेड एक्सिस में भी चली जाएगी, पीछे भी चली जाएगी। यानी कि पतंग एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो मोशंस में है लेकिन थ्री डायमेंशनल मोशन में है, राइट को भी जा रहा है, लेफ्ट को भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, यानी कि अलोंग द एक्स एक्सिस भी है, अलोंग द वाई एक्सिस भी है और अलोंग द जेड एक्सिस भी है। जब आप खींचते हो तो राउंड अप करते हो तो
पॉजिटिव जेड एक्सिस, जब आप ढील देते हो तो हो जाएगा नेगेटिव जेड एक्सिस। ओके, सो काइट, फ्लाइंग काइट इज द वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द थ्री डायमेंशनल, जो थ्री डायमेंशनल यानी कि ऊपर नीचे जेड एक्सिस की भी एक्सिस में है, राइट लेफ्ट एक्सिस से अलोंग भी मूवमेंट कर रहा है और अलोंग द वाई एक्सिस भी वहां पर मूवमेंट हो रहा है। ओके, तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ मोशंस, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल। ओके, उसके बाद में आ जाता है पॉइंट मास या फिर पार्टिकल्स जिसे हम बोल देंगे। तो ये बहुत ही बेसिक वीडियो में यहाँ पर बना रहा हूँ, क्योंकि ये बेसिक जो डेफिनेशन है, ये बेसिक जो कंसेप्ट है, वो हमें मोशन इन द प्लेन समझने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, पॉइंट मास, पॉइंट मास बोल सकते हो या फिर बहुत से बुक्स में उसे पार्टिकल्स भी बोला जाएगा। पार्टिकल्स छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, मालूम 10 पार्टिकल ले लो, 10 पार्टिकल का मास है या नहीं? ऑब्वियसली मास है, 10 पार्टिकल हैविंग अ मास, लेकिन आपको दिखाई देता है क्या डस्ट? जब मुंह पे नंबर ऑफ लाखों करोड़ों डस्ट एक साथ आ जाते हैं तब हम देखा यार बहुत ही ज्यादा डस्ट हो गया, डस्टी एटमॉस्फेयर है बोल देते हैं। ओके, लेकिन एक डस्ट के बारे में अगर कमेंट करना हो तो क्या करेंगे कि डस्ट तो बहुत ही छोटा है लेकिन है, मास है, यानी कि उसका जो भी है तो है वो वहां पर अर्थ पे प्रेजेंट है। ओके, तो उसे हम बोल देते हैं पॉइंट मास। पॉइंट मास यानी कि कितना छोटा सा मास। ओके, जैसे कि तो पॉइंट मास यानी कि बहुत ही निग्लिजिबल मास हो जाता है, इस तरह से नहीं बोल सकते, तो बोल देंगे कि हम अर्थ से जब हम स्टार को देखते हैं तो स्टार हमारे लिए क्या है? छोटा सा है, एक तितली की तरह है। ओके, एक छोटा सा पॉइंट की तरह है, लेकिन वो जो स्टार होता है अगर उसके पास अगर हम चले जाए तो हमें समझ में आएगा ये स्टार जो हम अर्थ से देखते हैं तो छोटा सा नजर आता है, लेकिन जब हम उसके पास गए तो हमें समझ में आया कि ये स्टार तो हमारे अर्थ से भी बड़ा है। लाइक दैट, यानी कि उसको मास है। तो अलोंग द लेंथ, जितनी भी लेंथ बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा? बड़ा से बड़ा मास, कितना भी बड़ा मास, हमारे अर्थ से भी ज्यादा बड़ा मास हो, लेकिन लेंथ बहुत ज्यादा है, लाइट ईयर, थाउजेंड्स ऑफ द लाइट ईयर्स लेंथ है, तो क्या हो जाएगा? ये मास नहीं रहेगा, तो ये पॉइंट मास हमारे लिए क्या हो जाएगा? पॉइंट मास, क्योंकि ऑब्जर्वर कहाँ पर है? बहुत दूर है, बहुत दूर है। तो इसे हम बोल देते हैं पॉइंट मास, कि पार्टिकल्स हैविंग मास बट इट्स एक्ट एज अ पॉइंट, हम पॉइंट की तरह। ओके, तो पॉइंट मास की वेलोसिटी है तो सबकी वेलोसिटी हो जाएगी, पॉइंट मास का एक्सीलरेशन है तो सब जो भी पॉइंट है उसके सबका एक्सीलरेशन हम कंसीडर करेंगे। ओके, जैसे कि हम बोल देंगे कोई हाथी है, समझ लो ये हाथी है, लाइक दैट्स, ड्राइंग अच्छा नहीं है मेरा लेकिन समझ लो हाथी। ओके, अभी इस हाथी को देखें तो कोई बोलेगा सर इसकी सोंड सबसे पहले ये हो गई यहाँ पर रीच कर दी, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये एरर तो काउंट करना पड़ेगा नहीं, तो हम इसको होल बॉडी को क्या कंसीडर कर देते हैं? पॉइंट मास। चाहे उसकी सोंड सबसे पहले वहां पर रीच हो तो उसकी सोंड की वेलोसिटी सबसे पहले वहां पर रीच हो रही है तो एक्सीलरेशन सोंड का ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द लो लेग्स। ओके, तो ऐसे हम कंसिडर नहीं करके, तो ये जो निग्लिजिबल एरर होता है तो ये एरर हम क्या करते थे? कंसिडर कर देते, और इस पूरे हाथी को चाहे उसकी सोल हो चाहे उसका पहला पैर हो या फिर सेकंड पैर हो, इन सब को, इन होल बॉडी को, इस होल बॉडी को हम क्या कर देते हैं? मास कंसिडर कर देते हैं, उसको हम पॉइंट मास कर देते हैं। यानी कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है यहाँ पर भी वही वेलोसिटी होगी। ये तो अगर ए पॉइंट और बी पॉइंट ऐसे बोल दे तो ए पॉइंट तो सबसे पहले रीच हो रहा है एज कम्पेयर टू द बी तो बाद में रीच होगा आफ्टर दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कवर करने के बाद वो कवर होगा। ओके, सो ऑब्वियसली 1 या 2 मीटर का, नियर अबाउट 2 to 4 मीटर्स का यहाँ पर एरर हो सकता है। तो मीटर पर सेकंड्स की अगर हम बहुत ही पॉइंट वाली अगर कैलकुलेशंस कर दे तो मीटर पर सेकंड्स में 2 मीटर का तो बहुत ज्यादा एरर वहां पर दिखाई देगा। तो फिजिक्स में हम ये जो पॉइंट मास कंसिडर करते हैं, पॉइंट मास यानी कि होल बॉडी, उसका हम आगे वाला पोर्शन या पीछे वाला पोर्शन, तो ये मैंने बहुत ही छोटा एग्जांपल यहाँ पर लिया है एलिफेंट्स का। या फिर आप ट्रेन के बारे में बात कर सकते हो, ट्रेन, जैसे कि ट्रेन है तो ट्रेन का जो लेंथ है वो तो है नियर अबाउट बोल सकते हैं कि 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन है। ओके, 1 किलोमीटर की ट्रेन है ऐसे बोल दो। ओके, तो कोई बोल देगा कि सर इंजन सबसे पहले पहुंच गया है, उसके बाद में वो जो गार्ड बोगी होती है वो गार्ड बोगी तो 1 मीटर के बाद वहां पर पहुंची। ओके,
तो ऐसा नहीं, तो ट्रेन को हम क्या बोल देंगे, पॉइंट मास यानी कि पॉइंट मास। तो इंजन और गार्ड की बोगी ये सबको हम कंबाइन कर देंगे और उसको हम बोल देंगे ये पॉइंट मास है, ये बहुत चीज छोटा ऑब्जेक्ट है। क्यों ऐसा, क्यों, ये तो बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्ट है, इसको हमने छोटा क्यों कर दिया, क्योंकि फिजिक्स अर्थ के लिए लिमिटेड नहीं है। फिजिक्स हम अर्थ के बाहर स्पेस में भी जाकर हम देखेंगे तो माउंट एवरेस्ट भी हमें क्या दिखाई देगा, छोटा सा दिखाई देगा, छोटे छोटे दिखाई देंगे। तो माउंट एवरेस्ट अगर छोटा है तो ये ट्रेन या फिर हाथी क्या चीज़ है, तो ये हमें पॉइंट की तरह दिखाई देंगे। इसके सोल और नीचे पीछे वाला पैर ये सब कुछ कैलकुलेशन कुछ मायने नहीं रखेगा, तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट मास। इसे पॉइंट मास बोल सकते हैं या फिर पॉइंट ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर इसे आप बोल सकते हो। ओके, उसके बाद में आता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये एक कंसेप्ट है। ओके, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो सर ये तो 9th में हो गया। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस होता है कि एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशंस, फाइनल पोजीशंस, उसमें का जो शॉर्टेस्ट यानी कि स्ट्रेट टू स्ट्रेट जो भी डिस्प्लेसमेंट वहां पर होगा यानी कि डिफरेंस वहां पर होगा, दैट इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ओके, तो ये तो हमें मालूम है, तो डिस्टेंस को आपको रिवाइज करना होगा और बाद में आपको डिस्प्लेसमेंट भी क्या करोगे, रिवाइज। लेकिन यहाँ पर मैं एक छोटा एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे कि ए से पोजीशंस बी पर निकला और बी से पोजीशंस मेरा सी पर जाना। कोई स्टूडेंट से ए से निकला, उसे सी पर जाना है लेकिन वाया बी करके गया, तो ये जो 3 मीटर से यहाँ पर 4 मीटर से, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया 3 मीटर प्लस 4 मीटर, तो 3 मीटर प्लस 4 मीटर यानी कि ये हो जाएगा 7 मीटर्स। ओके, लेकिन आप अगर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगा, पोजीशन वेक्टर बिटवीन इनिशियल पोजीशंस एंड फाइनल पोजीशंस, पोजीशन वेक्टर बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो अभी आपको समझ में आना चाहिए कि पोजीशन वेक्टर क्या है। पोजीशन वेक्टर इज नथिंग बट द इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशंस में जो कि शॉर्टेस्ट पाथ होगा। तो शुरुआत कहां से की, ए से, कहां पर पहुंचना था, सी पे पहुंचना था, तो बी का तो कुछ मायने नहीं रखेगा, सो इनिशियल टू फाइनल यानी कि स्ट्रेट टू स्ट्रेट। तो यहाँ पर अब ये डिस्टेंस जो होगा दैट इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए तो देखो ये क्या होगा, वेक्टर ए होगा, ये वेक्टर, ये 4 ये भी 4 वेक्टर होगा, ये भी 3 वेक्टर्स हो गए, लाइक दैट्स। तो अगर ये निकालना है तो एडिशन हो जाएगा, ये दोनों का एडिशन। तो हम क्या कर देंगे, अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हमें मालूम है अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल्स लॉ, ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टाउ टाइम्स ऑफ द कॉस थीटा। तो यहाँ पर अगर ए की वैल्यू आप देखते हो तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी की वैल्यू है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ द कॉस थीटा। इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, तो ऑब्वियसली 90 है। सो कॉस 90 कितना हो जाता है, सर कॉस 0 तो 1 होता है, तो कॉस 90 ऑब्वियसली क्या हो जाता है, cos 0 1 होता है, तो cos 90 0 हो जाएगा ऑब्वियसली। वेरी गुड। सो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 2 इंटू cos 90 हो जाएगा, 0 इंटू 2 ये तो 0 हो जाएगा। सो अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16 यानी कि 25, अंडर रूट ऑफ 25 यानी कि कितना हो जाएगा 5 मीटर। तो देखो यहाँ पर ये जो रिजल्टेंट यानी कि ए से सी की जो आएगी तो वो आ जाएगा 5 मीटर्स। तो यहाँ पर हमें डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 मीटर, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 7 मीटर। तो डिस्टेंस क्या होता है कि एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आप कितना भी घूमो उसके बारे में हमें कुछ लेना देना नहीं है, आप कहां से स्टार्ट हुए सिर्फ ये बताइए, और कहां पे आप एंड यानी कि आपका फाइनल पोजीशंस कहां पर आप स्टॉप हुए मोशंस के बाद, तो वो बताइए। तो इनिशियल्स और फाइनल उसमें स्ट्रेट पोजीशन वेक्टर हम ड्रॉ कर देंगे, दैट इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट। दोनों का यूनिट देखो मीटर 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 यानी कि सेम यूनिट होता है। ओके, बाद में ये भी देखना है कि डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे हो सकता है, चलो देखते हैं। तो ये सी जो सी पे पहुंचा था, ए से लेकर बी, बी से लेकर सी में पहुंचा, अभी सी से लेकर उसने क्या किया डी पर गया, और डी से लेकर उसने क्या किया ई, जो कि हमारा ए पोजीशन है। ओके, तो कोई स्टूडेंट है वो ए से निकला बी पर गया, बी से निकला सी पे गया, सी पर से निकला डी पर गया, ये अगेन 3 मीटर हो जाएगा। ओके, और डी पर से निकला तो ए पर। तो अभी देखो कहां से स्टार्ट किया था, ए से स्टार्ट किया था, कहां से शुरुआत की थी, ए से।
कहाँ पर वो रुका है, फाइनल पोजीशंस कहाँ पर है, तो देखो यहाँ पर ही ए से निकला और ए पर ही आकर गया है, तो इनका दोनों का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर एक ही है तो 0 डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ना। स्ट्रेट लाइन यहाँ से ही निकला और यहाँ से ही पहुंचा, यानी कि स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, तो पॉइंट टू पॉइंट वो तो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट 0, तो डिस्प्लेसमेंट 0 भी होता है। ओके, चलो अगर ये देखते हैं, अगर ये यहाँ पर ए पर नहीं रुका और उसने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया ए बी सी डी और यहाँ ई तक आ गया, डी से निकला और ई तक आ गया, और ये जो था ये था 2 मीटर्स, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए से निकला, बी पर गया, सी पर, डी पर, यहाँ से यहाँ पर और ये 2 मीटर डिस्टेंस होने ने एक्सटेंड कर दिया। सो इनिशियल कहाँ से स्टार्ट किया था, ए से स्टार्ट किया था, कहाँ पर पहुंचा अभी, ई पर, यहाँ पर पहुंचा है 2 मीटर से, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, -2 मीटर, घूम फिर के आया ना, लाइक दैट्स -2 मीटर हो गया, या फिर ऐसे बता सकते हो आप ई 2 मीटर से तो -2। तो देखो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी होता है, डिस्प्लेसमेंट 0 भी होता है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो 0 कभी नहीं होता कि मैं 0 डिस्टेंस चल के आया, ऐसे आप बोल सकते हो, नहीं, 0 डिस्टेंस यानी कि आप चले ही नहीं। ओके, मैं -5 मीटर चल के आया, -5 मीटर आप कैसे चलोगे, रिवर्स नहीं, उसे हम -5, आप अगर रिवर्स भी चलोगे या फिर फॉरवर्ड भी चलोगे तो उसे डिस्टेंस आप पॉजिटिव में ही कैलकुलेट होगा। ओके, सो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव, पॉजिटिव एज वेल एज द 0। तो ये थोड़ा डिफरेंस है, और यही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमें नेक्स्ट वीडियो में भी देखना है। ओके, तो उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट हम क्वांटिटी देखने वाले हैं कि यूनिफॉर्म डिस्टेंस क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्टेंस क्या होता है, बाद में हम वेक्टर के बारे में देखेंगे, एक्सेलरेशन देखेंगे, और उनके बारे में एवरेज वैल्यू भी देखनी है, एवरेज वैल्यू के बाद इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी देखनी है। ओके, तो ये सब वैल्यू हम वहाँ पर कैलकुलेट करेंगे अबाउट एवरेज वेलोसिटी, एवरेज इंस्टेंटेनियस, उसी साथ एवरेज एक्सेलरेशंस, एवरेज इंस्टेंटेनियस। तो ये 4 क्वांटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज पर दिस सेकंड चैप्टर मोशन इन द प्लेन। ओके, सो आज की वीडियो में यहाँ पर बेसिक वीडियो, ये इंट्रोडक्शन वीडियो था हमारा सेकंड चैप्टर का। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एस एकेडमी नासिक की तरफ से ये वीडियो था। ओके, थैंक यू।